हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 29 जनवरी 2021 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, उनमें से सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट है उसको वर्चुअली एड्रेस किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो उन्होंने कुछ बातें बोली हैं, वो एक बार हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से इंडिया एक हब बनने की शुरुआत कर चुका है, कि किस तरह मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, जिसमें 26 बिलियन डॉलर वर्थ की जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो स्टार्ट की गई थी लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पे पिछले साल, उसको कैसे प्रमोट किया जाएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करें और मैन्युफैक्चरिंग करें, ठीक है ना। तो एक तो ये आर्टिकल है, इसका थोड़ा सा हमारे लिए देखना ज़रूरी है। इधर आप देखोगे बजट से पहले के कयास, ठीक है, कि जो छूट की लिस्ट है उसको और थोड़ा बढ़ाने की बात हो रही है, कि जहाँ पर टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, टैक्स में छूट जो मिलती है। तो वैसे तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं इसमें, बस इतना ही कहा जा रहा है कि जो डिस्पोजेबल मनी है ना हाउस होल्ड्स के हाथ में, वो अगर ज़्यादा हो जाए, मतलब जो अपने हाथों में टैक्स पे करने के बाद में लास्ट में जो पैसा बचता है, जिसको हाउस होल्ड अपनी डिमांड फुलफ़िल करने के लिए खर्च करते हैं, तो वो पैसा ज़्यादा बचे तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बोला टैक्स जो है टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। वो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो या फिर डायरेक्ट टैक्स हो, कोई सा भी, जैसे जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में हम कंसिडर करते हैं ही, तो इस तरीके से, ठीक है। बाकी कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और दूसरा हमारे सामने आर्टिकल है कि मुनव्वर फारूकी को जो हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेल नहीं दी है, तो उसके पीछे आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें उन्होंने जो अपनी, ये कॉमेडियन है राइट, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे रिलेटेड तो देखो इतना हमारे लिए काम का है नहीं। बस इस आर्टिकल में एक प्रोविज़न है, आर्टिकल 51A का, ठीक है, कि किस तरीके से सोसाइटी में हार्मनी प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी एनविसाज की हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। वो सेकंड पेज पे है वो कंटेंट। और देखते हैं आगे पेजेस पे। बीच के पेजेस पे कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी तो स्किप कर दिया हमने। ये मार्केट से रिलेटेड है, हमारे काम का है नहीं। और ये है प्रेसिडेंट का एड्रेस, कि किस तरीके से हर साल के शुरुआत में और हर नई लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में, मतलब फॉर्मेशन के बाद में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस के एमपीज़ को जॉइंटली। इसको जॉइंट सेटिंग नहीं बोलेंगे, बस जॉइंटली इनको सेंट्रल विला में बुला लिया जाता है, फिर वहाँ पर इनको एड्रेस किया जाता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। और हर साल में शुरुआत में जो बजट सेशन होता है ना, उसकी फर्स्ट सेटिंग जो आज थी उसमें उन्होंने कर दिया है। तो देखेंगे ये कन्वेंशन कहाँ से अडॉप्ट किया है, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये चीज़ एनविसाज करता है, और अभी तक कितने चेंजेस लाए जा चुके हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल देखने लायक है। एक्सप्लेन पेज पे आगे देखते हैं। वर्ल्ड पेज पे आ गए हम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बाइडेन ने जैसे ही शपथ ली है प्रेसिडेंट के तौर पे, तो उन्होंने जो H1B वीज़ास जिन IT प्रोफेशनल्स को मिलते हैं, उनके जो स्पाउसेस हैं उनको H4 वीज़ा मिलता है, राइट। तो उस H4 वीज़ा को रेगुलेट करने के लिए ट्रंप ने बहुत ही, मतलब स्ट्रिक्ट कानून लगा दिया था, बोला कि कम से कम ये H4 वीज़ा वाले USA में आए, ठीक है ना। तो उसको विड्रॉ कर लिया है जो बाइडेन ने। तो हमारे लिए यहाँ जानने वाली जो बात है वो ये है, H1B वीज़ा तो किसको दिया जाता है, जो IT प्रोफेशनल्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको USA की कंपनीज हायर करती हैं आउट ऑफ USA, ठीक है, बाहर से ला करके फिर वो काम करवाते हैं। तो इनके स्पाउसेस जो हैं, मतलब अगर ये लेडी है तो इसका हस्बैंड हो गया, अगर ये मेल है तो इसकी वाइफ होगी फीमेल। तो ऐसे करके इनके स्पाउसेस या फिर इनके बच्चे जिनकी एज 21 साल से हो कम, तो आप देखोगे इनको जो वीज़ा मिलता है ना, उस वीज़ा को बोला जाता है H4 वीज़ा। तो उसको अलॉट करने के नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उसको रिलैक्स कर दिया गया है फिर से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। कारण क्या है, क्योंकि ये H4 वीज़ा वाला जो प्रोविज़न था ना, ये देखो बराक ओबामा ने शुरू किया था, जो कि खुद एक डेमोक्रेट थे, और उन्हीं के साइड में जो बाइडेन काम करते थे। तो इस तरीके से बराक ओबामा का जो एरा था ना, वो एक तरीके से रिज्यूम होने वाला सा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पर हमारे पास देखने वाली बात है कि ये H4 वीज़ाज इशू कौन करता है, तो यूएसए का सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस है, USCIS, वो इशू करता है ये, ठीक है। बाकी और इसमें कोई इतना ज़्यादा मुद्दा है नहीं। इधर आप देखोगे
तो चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। यहाँ से देख सकते हो कितनी ज़्यादा टेंशन है। ये बोइंग मतलब एक प्लेन जा रहा है ताइवान का और उसके पास में ये देखो चाइना का फाइटर जेट। इतनी ज़्यादा टेंशन आप देख सकते हो कि इतना मतलब एकदम डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। खैर वो बात अलग है कि चाइना अपनी कहते हैं ना कि अपनी पूरी होश व हवास खो चुका है, वो वाला सा सीन हमें समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर आप देखोगे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक कह सकते हो एक बैटल चल रहा था, ठीक है, ट्रेड को लेकर के। वो ये कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर किसको मिलेगा बासमती राइस के लिए। तो आप देखोगे जो यूरोपियन यूनियन है उनका एक्ट है, अभी लेटेस्ट ही आया हुआ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 2020, उसमें इंडिया अपनी तरफ से बासमती की पैरवी कर रहा था कि बासमती का ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हमें मिलना चाहिए, और पाकिस्तान वो अपनी तरफ से। तो अल्टीमेटली जीत कौन गया? पाकिस्तान। और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के बारे में आपको पता होगा ही कि कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे मैन्युफैक्चर्ड हो, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी पर वहाँ की ज्योग्राफी का उस पर असर आना, समझ रहे हो? तो वो जो चीज़ होती है ना, उससे क्या होता है, वो वहाँ का आइडेंटिफिकेशन मार्क बन जाता है, ठीक है। जैसे आगरा के जो आप देख सकते हो, जो आगरा के जो पेठे होते हैं, ठीक है, वो फेमस है, तो वहाँ का जीआई टैग उनको मिला हुआ है। तो आप इसके बेसिस पे जीआई टैग से रिलेटेड जो एक्ट बना हुआ है तो वो ज़रूर आप देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे आप देखोगे एयरटेल ने 5G ट्रायल कंडक्ट कर लिए हैं। ट्रायल तो क्या, एक डेमो एक तरीके से हैदराबाद में। और जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने ये कहा है कि हम जल्दी ही 5G को अलाउ कर देंगे। इनका ये कहना था कि हम 2G, 3G, 4G इन सब में सभी कंट्रीज़ के बहुत पीछे रहे, बट 5G में इंडिया बहुत जल्दी है, बहुत स्विफ्ट एक्शन ले रहा है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जल्दी ही अप्रूवल दे देगा इसके कंडक्ट को। तो ये तो देखो एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ ही जाए कि 5G का सबसे पहले डेमो किसने दिया, तो एयरटेल कंपनी ने दिया, ये ध्यान रखना हमें, ठीक है। बाकी इसमें इतना कुछ काम का कंटेंट है नहीं इस वाले आर्टिकल में। इधर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के जो आईटी मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने रीस्टार्ट करने की सोची है जो ITA के अंडर में प्रोटेक्शन होना था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का। ITA था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, ओके। ये आप देखोगे 1996 में शुरुआत हो गई थी इसकी साइन होने की। इंडिया इसका सिग्नेटरी बना था 1997 में। अच्छा आर्टिकल है, डिटेल में देख लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा इसका, ठीक है। तो एक तो ये आर्टिकल डिटेल वाला हो गया। एक यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल यहीं देता हूँ कि डिजिटल पेमेंट्स की अगर बात करें इंडिया में, तो पिछले 10 सालों में ईयरली ग्रोथ देखी जाए तो लगभग 43% ईयरली ग्रोथ देखी गई है। तो ये अपने आप में बहुत एनकरेजिंग चीज़ है, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम वाइज देखोगे तब तो 55% इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज़ हुआ है डिजिटल पेमेंट्स का, और वैल्यू वाइज देखोगे तो 43%। और क्या CAGR, इसको आप बोलोगे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है ना, इसके बेसिस पे। तो ये एक हमारे मेंस में कहीं लिखने का काम हो सकता है ये, और कई बार इस पे बेस्ड थोड़ा बहुत आइडिया भी आ जाए कि लगभग 50% जंप हुआ है, ठीक है ना, तब जाकर के वो एक्सट्रीम वर्ड्स को आप थोड़ा अवॉइड कर सको, उसके लिए। एक थोड़ा सा आपको फेमा के बारे में पढ़ना है, क्योंकि फ्यूचर रिटेल डील जो चल रही है रिलायंस के साथ में, तो अमेज़ॉन जो है वो फ्यूचर के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि आपने हमारे साथ पहले डील की हुई है। और सिंगापुर का जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है उन्होंने भी ये कहा, कोर्ट क्या, कि फ्यूचर रिटेल जो है वो अमेज़ॉन को बिना पूछे किसी और से डील नहीं कर सकता। तो अभी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो अभी अमेज़ॉन के अगेंस्ट में एक इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं कि फेमा का वायलेशन तो नहीं हुआ है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बाकी और आप देखोगे इस इकोनॉमी पेज पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक आर्टिकल है जो हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है कि इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना रोल भी इंक्रीज़ करेगा। वैसे हमने कितने आर्टिकल्स देखे, बोला कि आत्मनिर्भरता का मतलब ये तो नहीं है कहीं कि हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये कहा है कि इकोनॉमी और सेल्फ रिलायंस, ये पेंडेमिक के टाइम पे दो ऐसे पिलर्स थे जिन पे इंडिया ने फोकस किया,
और वही चीज़ आगे भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहेगी। ये बात कही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो डावोस डायलॉग अभी चल रही है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, उसमें। ठीक है, इंडिया मोदी जी ने ये कहा है कि मल्टीनेशनल फर्म्स को पार्टिसिपेट करने के लिए हम एक तरीके से अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जहां पर हम $26 बिलियन वर्थ की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कोविड-19 के लॉकडाउन टाइम पे ये अनाउंस किया था, बोला उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इंडिया की अगर बात करें तो हमने शपथ ले रखी है कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, और आत्मनिर्भरता जो है वो ग्लोबलिज्म को प्रमोट करते हुए, ऐसा नहीं कि हम कहीं पर अपने आप को बिल्कुल कन्फाइन कर लें, हमारे डोर्स क्लोज कर दें फिर जा कर के हम कुछ करें, नहीं। आत्मनिर्भरता अभियान जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबलिज्म के साथ में ही चलेगा, अलग से नहीं। और आगे ये कहा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, चाहे इंडिया की कैपेसिटी की बात करो या फिर कैपेबिलिटी, दोनों की स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वैक्सीन्स का जाना। ठीक है ना, आज इंडिया के पास में अभी तो केवल 2 ही वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला है ना, आने वाले टाइम पे बोलो और वैक्सीन्स आ जाएंगे। तो ये एक अपने आप में आप देख सकते हो कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड फार्मेसी के तौर पे भी उभर के आ रहा है। साथ में जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इंडिया। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरीके से ये जो अलग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बेस्ड काम होगा वो सारा का सारा इंडिया में, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। जिससे क्या होगा, चीपेस्ट, एक तो क्या है इंडिया के पास में बहुत सस्ता डेटा अवेलेबल है, डेटा एक्सेसिबिलिटी भी है तो डेटा भी अवेलेबल है। स्मार्टफोन यूजर्स की बात करें तो कितने अबंडेंट हैं, एक बंदे के पास में 2-2 3-3, मतलब कितना ज़्यादा पेनिट्रेशन है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया आज कहीं पीछे नहीं है, लगातार आगे अपनी प्रोग्रेस को रजिस्टर किए जा रहा है। ठीक है, यही चीज़ बताइए मेनली। तो देखते हैं और आर्टिकल्स को। नेक्स्ट आर्टिकल जो मुनव्वर फारूकी वाला केस है उसमें ये हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो कुछ भी इन्होंने किया है वो डिस्पैरेजिंग है। डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है एक तरीके से इंसल्टिंग रिमार्क था, इसलिए इनको जो बेल के लिए इन्होंने जो पिटीशन लगाई थी वो बेल पिटीशन इनकी रिजेक्ट कर दी हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो जानने वाली बात है हम उस पर चलते हैं सीधे। इस पूरे आर्टिकल में हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ है वो ये है आपके सामने। ठीक है, कि आर्टिकल 51A क्लॉज ई और एफ, इसकी अगर आप बात करो जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो उसमें ये कहा जो इंदौर बेंच जिसने ये हियरिंग की पूरी ये मुद्दे की पूरा केस जो था, बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है हर एक सिटीज़न की हमारे देश में जो रहता है कि वो स्टेट में हार्मनी को प्रमोट करे, चाहे वो रिलीजियस गैप हो, चाहे लिंग्विस्टिक गैप हो, चाहे रीजनल हो या सेक्शनल डाइवर्सिटी हो, वहाँ पर हमें वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना है, रिच हेरिटेज को हमें प्रोमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है, और कंपोजिट कल्चर को हमें आगे बढ़ा के चलना है। ठीक है, साथ में स्टेट्स जो है मतलब ये भी है कि साथ में हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहाँ पर को एग्जिस्टेंस की सस्टेनेंस बने रहे, मतलब सब लोग भाईचारे की भावना से आगे साथ में मिलके बढ़े। इसी तरीके से वेलफेयर सोसाइटी को भी एनविसाज करते हैं, चाहे वो नेगेटिव फोर्स हो या कोई भी तरीके का पॉल्यूटेंट हो, उसको हमें हमारी सोसाइटी से हटाना है। और ये चीज़ एनविसाज किस में की हुई है, आर्टिकल 51A में। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है कि हमारे जो हाईकोर्ट की जो ये बेंच है ना, इंदौर बेंच, इसने क्यों रिजेक्ट की है इनकी जो बेल प्ली है, वो ये कह के कि हमारे यहाँ पर आर्टिकल 51A में हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ दी गई है उसमें हम हार्मनी प्रमोट करने की बात करते हैं। आप अगर किसी रिलीजन के किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट पे आप कुछ कमेंट कर रहे हो जो कि उनको हर्ट करता है, तो वहाँ पर आप आर्टिकल 51A को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहे हो। और इसके अलावा सुबह हमने एक आर्टिकल और देखा था किसमें, एडिटोरियल पेज पे, जिसमें बिल्कुल क्लियर ये बोला था कि आर्टिकल 19(1), ठीक है, जिसमें आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिवन है, तो आपका वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आपको बोलने का अधिकार है तो आप दूसरों के राइट को आप ब्रीच नहीं कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अवेलेबल है। तो इस तरीके से 2 आर्टिकल्स का मेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी आईपीसी के 259A सेक्शन की भी बात की गई है जिसमें मैक्सिमम सेंटेंस कितनी हो सकती है, वो इतना कुछ हमारे लिए काम का
है नहीं। अब देखते हैं आगे। अब हम आ गए हैं सीधा एक्सप्लेन पेज पे प्रेसिडेंट के एड्रेस को लेकर के। देखो, फर्स्ट सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का 2021 के साल में, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी एड्रेस करेंगे दोनों हाउसेस के एमपीज़ को। इसको हम जॉइंट सिटिंग नहीं बोलेंगे, ये आप ध्यान रखना। जॉइंट सिटिंग का तो प्रोविज़न जब किसी लॉ में कोई लोकसभा और राज्यसभा में कोई यूँ मान लो कि कोई रेजोल्यूशन आ ही नहीं रहा है, पास ही नहीं हो पा रहा है बिल, तो तब जाके बुलाई जाती है। यहाँ पर बैठते तो सब लोग साथ में हैं, सारे एमपीज़, बट यहाँ पर एड्रेस जो होगा वो होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी सरकार के एजेंडा को बताते हैं कि आने वाले साल में सरकार क्या करने वाली है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है। देखो, ये जो आइडिया है ना जिसमें जॉइंट सिटिंग, ये जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस का, ये आप देखोगे यूनाइटेड किंगडम में शुरुआत हुई थी, जिसमें पार्लियामेंट की अगर बात करें जहाँ पर सब लोग साथ में बैठें और उसको वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट जो कि मोनार्क है वो एड्रेस करता है, वो 16th सेंचुरी से ये एक तरीके से कन्वेंशन स्टार्ट हो गया था। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने भी 1790 में ऐसे ही एड्रेस किया था। इसी तरीके से अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर जॉइंट सिटिंग, ये मतलब साथ में बिठा करके एड्रेस करना पार्लियामेंट के मेंबर्स को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से देखा जा सकता है, जब गवर्नर जनरल हुआ करते थे और वो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आज लोकसभा बोलते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि राज्यसभा के इक्विवेलेंट हुआ करती थी उस टाइम पे, तो इनकी जॉइंट सिटिंग या साथ में सारे एमएलएज को बुला करके और एड्रेस किया करते थे। ठीक है, वैसे तो इस लॉ में ऐसा कुछ मेंशन था नहीं, बट वो अपने हिसाब से ही असेंबली बुला करके और साथ में बिठा करके और फिर बाद में अपने एजेंडाज के बारे में इन्फॉर्म करते थे। ये चीज़ कंटिन्यू रही, बट 1947 से 1950 के बीच में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू कर दिया था तो उस टाइम पर कोई एड्रेस नहीं किया गया था। बट जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया तो उसके बाद में हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने एड्रेस किया था लोकसभा और राज्यसभा के सारे एमपीज़ को एक साथ बुला करके। तो ये पूरा हमने पास देखा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है, आर्टिकल 87 में ये चीज़ बोली हुई है कि कुछ दो स्पेशल ओकेजन्स ऐसे आएंगे वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करेगा। बट जॉइंट सिटिंग में हमने देखा, क्या मैंने बताया था आपको, जॉइंट सिटिंग का मेन प्रोविज़न किस में होता है, लॉज को पारित करवाने के चक्कर में। यहाँ पर एमपी सब एक साथ बैठते हैं। जैसे ही सेशन शुरू होता है, एक तो दो ओकेजन कौन कौन से, फर्स्ट वन कि मान लो अभी लोकसभा इलेक्ट होकर के आई है नई, तो ओपनिंग सेशन जो होगा ना, जो भी पहला चुनाव के जस्ट बाद में, एक तो उसको एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शन के बाद में। दूसरा, हर साल की पहली मीटिंग को पार्लियामेंट की को एड्रेस करेंगे। तो सेशन अगर नया आता है तो लेजिस्लेचर जो है ना वो इस तरीके की सेरेमोनियल एड्रेस को फुलफिल किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये तो ज़रूरी है ही। फिर प्रेसिडेंट को हर एक सेशन पे एड्रेस करने का भी तो एक प्रोविज़न हुआ करता था। जैसे अभी तो क्या है, नई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई लोकसभा तो एड्रेस हो गया, या फिर हर साल का पहला जो सिटिंग होगा उसको एड्रेस करेंगे। पहले प्रोविज़न ये किया गया था कि हर सेशन की पहली मीटिंग को ही प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करे। तो ये चीज़ हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने हर एक सेशन पे एड्रेस करना शुरू किया। बट 1951 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया ना, तब इस पोजीशन को थोड़ा चेंज कर दिया और कर दिया गया कि भाई अब साल में केवल एक बार ही एड्रेस किया जाएगा, या फिर नई लोकसभा जब कॉन्स्टिट्यूट होगी तब जाके दोनों के एमपीज़ को, राज्यसभा के एमपीज़ को और लोकसभा के एमपीज़ को साथ में बिठा करके और फिर एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट। फिर बात आ जाती है कि इसमें होता क्या है। देखो, ये जो एड्रेस होता है, ये जो स्पीच होता है, ये बाय द गवर्नमेंट अबाउट द गवर्नमेंट। कहने का मतलब हमें ये तो पता ही है ना कि आर्टिकल 74 में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगी और प्रेसिडेंट उनकी एड एंड एडवाइस के बिना काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो वो जो एड एंड एडवाइस दी जाती है ना, वो एड एंड एडवाइस यहाँ पर इस स्पीच पे भी पूरा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट जो है ना वो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि किस तरीके से आने वाला साल में काम करेगी गवर्नमेंट। इसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात चल रही थी तब केटी शाह जी ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है ना ये बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, लैंग्वेज जो है ना एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, जिससे कि टाइम कम लगे और जनरल स्टेट ऑफ द यूनियन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल प्रपोजल ये सारी डिटेल मिल जाए। मतलब
जो सरकार चाह रही है ना उसको एकदम क्लियरली बताया है वहाँ पर, और अगर चाहे तो सरकार कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहे तो उसके बारे में भी एड्रेस कर लिया जाए। बट केटी शाह जी का इस चीज़ को, इस बात को माना नहीं गया था। बट हाँ, ये जो प्रोविज़न उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक्यूरेट होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रपोजल के बारे में बता दे, यूनियन गवर्नमेंट का जो जनरल स्टेट है वो क्या है, वो क्या चाहती है आगे, वो सारी चीज़ें प्रेसिडेंट प्रिसाइजली बताए। तो ये जो कन्वेंशन था वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे पिक किया गया था, जहाँ पे यूएसए के प्रेसिडेंट वहाँ की कांग्रेस को जब एड्रेस करते हैं तब बोलते हैं। बट इस चीज़ को देखो बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इस अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। प्रेसिडेंट का जो स्पीच होता है ना, वो देखो इसकी शुरुआत तो हो जाती है दिसंबर में ही, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सभी मिनिस्ट्रीज को लेटर सेंड कर दिया जाता है कि भाई आप क्या चाहते हो, अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से क्या बोले प्रेसिडेंट जी जब भी नया सेशन आने वाला है। तो सभी मिनिस्ट्रीज से आप देखोगे सजेशन आ जाते हैं कि हाँ भाई हम ये बुलवाना चाहते हैं, हम ये बुलवाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद में इन सब को एडिट करके कंबाइन करके और एक पूरा स्पीच बनता है, और फिर उस स्पीच को डिलीवर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अपने फर्स्ट एड्रेस के टाइम पे। समझ गए? कुछ टाइम ऐसे भी गए हैं जब प्रेसिडेंट के फर्स्ट एड्रेस से जो सेशन शुरू होने वाला होता है, बजट सेशन, हर साल का पहला सेशन, तो उसकी फर्स्ट सिटिंग में प्रेसिडेंट ने पॉलिसीज़ भी डिक्लेयर की हैं। जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं, 1985 में ज्ञानी जेल सिंह जी ने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की जो सरकार आने वाली थी तो उनकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो और एंटी डिफेक्शन लॉ, इन दोनों के बारे में उन्होंने अपने एड्रेस में बताया था। 1996 में जब 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से सरकार की इंटेंशन क्लियर की थी अपने एड्रेस में कि उत्तरांचल जो आज उत्तराखंड है और वनांचल जो कि आज झारखंड है, बोला इनको हम बना देंगे। पर वही बात है, 13 दिन बाद में सरकार ही गिर गई थी। खैर वो तो बात अलग है। बट इस तरीके से आप देखोगे, और 33% रिजर्वेशन देना लेजिस्लेचर में, तो ये प्रोविजंस, ये एजेंडाज को भी उन्होंने अनाउंस किया था। कहने का मतलब पॉलिसी भी अनाउंस की जा सकती है। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का जब टाइम था तो देखो 2004 में 26 दिसंबर को ज़बरदस्त सुनामी आई थी, ठीक है, और उसी के बाद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ना एनडीए में, वो आया था। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने प्रेसिडेंट के एड्रेस को ये चीज़ अनाउंस करने के लिए बोला था कि डिजास्टर मैनेजमेंट की हम एक एंटिटी नई स्टैब्लिश करेंगे। इसी तरीके से हमारे टाइम अभी जो प्रणब मुखर्जी थे, अभी तो खैर वो है नहीं इस दुनिया में, हमारे प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, उन्होंने 2015 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो प्लान था कि बहुत ही स्पीड से फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, ऐसी पॉलिसीज़ को भी उन्होंने अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो प्रोसीजर है, ट्रेडिशन है, ये क्या है? देखो दोनों हाउसेस के एमपीज एक साथ बैठते हैं, प्रेसिडेंट उनको एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो एड्रेस हो जाता है ना, इस एड्रेस के बाद में सभी एमपीज को मौका मिलता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्या कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, कि आने वाले एक साल में क्या काम होना चाहिए। तो फिर वो अपनी तरफ से सजेशन देते हैं, और पीएम जो है उन सभी एमपीज के ग्रीवांसेज या कोई भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। तो ओपोजिशन एमपीज भी क्या है, वहाँ पर अपनी तरफ से सजेशन दे देते हैं। आप देखोगे 1980, 1989, 2001, 2015 ऐसे करके 5 ऐसे ओकेजन्स आए हैं जब ओपोजिशन पार्टीज़ ने थैंक्स मोशन से पहले अमेंडमेंट दिए और उन मोशंस को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे मतलब बहुत सक्सेसफुली काम करने का तरीका वही चीज़ है। देखो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का प्लान लेकर के आ रहे हैं, लोग सुने, मतलब वहाँ पर जो एमपीज़ हैं वो सुन रहे हैं, तो अपनी तरफ से उन्होंने ओपिनियन दिया कि इसमें ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। उस ओपिनियन को अगर गवर्नमेंट फीडबैक की तरह कंसिडर करे तो कितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक वे में ये काम होने लग जाएगा। ऐसे ही चीज़ के लिए ये मोशन ऑफ थैंक्स भी इसके बाद में आता है। फिर सबसे थैंक्स मांगा जाता है कि भाई प्रेसिडेंट जी ने बहुत बढ़िया स्पीच दिया है, बहुत बढ़िया प्लान है, तो वहाँ पर वोटिंग होती है। फिर मोशन ऑफ थैंक्स इसके बाद में आ जाता है, ठीक है ना। ये एक ऐसा ओकेजन है जिसमें एक्चुअल में पार्लियामेंट पूरी एक साथ आती है, जब प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों एक साथ मिलते हैं। बाकी तो देखो सेरेमनी कैसे सेलिब्रेट होती है वो बताई हुई है, हमारे लिए इतना काम का है नहीं। बाकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दोनों हाउस के, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सेक्रेटरी जनरल, ये सब वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल हॉल में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आ गए हैं सीधे इकोनॉमी पेज पे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के। देखो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फिर से सोचना शुरू कर दिया है
कि क्यों ना हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को रीस्टार्ट कर दें इलेक्ट्रॉनिक गुड की, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है ना, मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में, वो ऑलरेडी साइंड है, इंडिया उसका सिग्नेटरी भी है। ये पहली बार साइन कब हुआ था? 1996 में। और जो सिग्नेटरीज थे जिन्होंने साइन किए थे वो एग्री हो गए थे कि हाँ वो मैन्युफैक्चर करेंगे, एक्सपोर्ट को प्रोमोट करेंगे, हाईटेक प्रोडक्ट जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, कंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट हो गए, टेस्टिंग इक्विपमेंट हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, इन सब को। और ये आप देखोगे सारे जो सिग्नेटरीज थे ना वो WTO के मेंबर थे, समझ गए। और आज भी वो मेंबर हैं और आज भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से आप देखोगे तो इंडिया ने भी अपनी तरफ से स्पेसिफाई कर दिया था इन्हीं चीज़ों को कि वो अपनी तरफ से कस्टम ड्यूटीज़ को एलिमिनेट कर देगा, 0 तक लेकर के आ जाएगा, जिससे कि जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है वो प्रॉपरली काम कर सके। तो 1997 से इंडिया ने काम करना शुरू किया था। बट वही चीज़ है कि थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो गया था कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर होगी, या फिर वही है गवर्नमेंट की विल पावर भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो फिर जब WTO की जब 2012 में मीटिंग हुई तो इंडिया ने हाईलाइट किया कि किस तरीके से डोमेस्टिक इकोसिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग अलाउ कर दें, तो हम वहाँ पर बहुत सारे रिस्क में चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ जो हैं वो कहाँ की हैं? फॉरेन कंपनीज़। अब तो चलो ठीक है, स्टार्टअप इनोवेशन इनको हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है कि वाकई में एक्सटर्नल जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर हेल्प दे, तो हम और अच्छे से हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इनको और हम प्रमोट कर सकें। तो पहले तो इंडिया कंसर्न था 2012 में, बट अभी जो है डोमेस्टिक कंपनीज़ को फिर से आप कह सकते हो कि एक वायबिलिटी गेन करवाने के लिए कि इंटरनेशनली ग्लोबल मार्केट में इंडियन कंपनीज compete कर सके, तो उस चीज़ के लिए ये आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को रीस्टार्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो मोटी मोटी चीज़ें यही थी, हमने देख लिया, डिस्कशन यही ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।